Hello students, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hathras. Students, I welcome you all in my 25th video lecture. Students, in my last videos, I was discussing Mughal Empire. मैंने आपको पिछली वीडियो में मुगल एम्पायर के बारे में बताया था. तो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक्स, लेट मी सम ऑफ द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड येट. Students, Mughal were the descendant of two great lineage. From their father's side, they were the descendant of Taimur, and from their mother's side, they were the descendant of Genghis Khan. So students, Babur was the founder of Mughal dynasty in India. In 1526, Babur came to India. He defeated Ibrahim Lodi, the ruler of Delhi, at the Battle of Panipat. After this, he established Mughal rule in India. As you know, they were the outsider, so they put forward new program and policies to establish themselves effectively in this country. After Babur, their successor came to throne and they ruled India for a long time. The first 6 Mughal rulers are known as Greater Mughals, and these were Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb. तो बच्चों, जैसे कि वो लोग बाहर से आए थे तो उन्होंने खुद को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर नई नई पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया. जैसे कि वो पॉलिसी थी जस्ट लाइक मनसबदारी एंड जागीरदार. तो बच्चों, मैंने आपको मनसबदारी के बारे में बताया था. मनसबदार वो लोग थे जो कि मुगलों के यहाँ नौकरी करते थे. द पीपल हु सर्व्ड फॉर मुगल आर नोन एज मनसबदार. मनसब से मीन्स होता है एक रैंक या पोस्ट. तो जिन लोगों की या उन लोगों की जो मुगल दरबार में पोस्ट थी, इसलिए वो कहलाते थे मनसब, और जो व्यक्ति उस पोस्ट को कैरी करता था वो कहलाता था मनसबदार. नेक्स्ट बच्चों, ये था कि मनसबदार को उसकी सैलरी मिलती थी एक ज़मीन के हिस्से से, जिसे हम कहते थे जागीर. यानी कि राजा उसे सैलरी के रूप में एक ज़मीन का हिस्सा देता था और उससे मिलने वाले टैक्स से उन लोगों की सैलरी मिलती थी. उस ज़मीन के हिस्से हम कहते थे जागीर, और जो लोग इसे होल्ड करते थे वो कहलाते थे जागीरदार. इसी तरह बच्चों, उन्होंने जो सिस्टम था टैक्सेशन का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी राजा हो उन्हें अपने राज्य को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है. तो बच्चों, एक क्वेश्चन रहता है हमेशा हमारे दिमाग में कि उनके पास ये रुपया कहाँ से आता था. तो मुगलों का जो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था, द सिस्टम दे फॉलो टू अर्निंग टैक्स इज नोन एज जब्त. उसे हम कहते थे बच्चों जब्त. तो जो मुगलों का ये सिस्टम था, इसमें क्या था कि जो टैक्स के लिए वो मेनली किस पर डिपेंडेंट थे, वो थे पीजेंट्स पर. यानी जो भी किसान खेती बाड़ी करते थे उससे मिलने वाले टैक्स से वो मुगल लोग दूसरे कामों में खर्च करते थे और अपनी प्रजा के लिए दूसरी वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते थे. इसके साथ बच्चों, एक है ज़मींदारी सिस्टम, आपने पढ़ा होगा इसमें. तो ज़मींदार वो लोग थे मुगल्स के लिए जो मुगलों को टैक्स अर्न करके देते थे. यानी वो मिडिल मैन जो कि किसानों से टैक्स लेते थे और बादशाहों को या फिर रॉयल ट्रेजरी में सबमिट करते थे, वो कहलाते थे ज़मींदार. इसके साथ साथ बच्चों, जो मुगल बादशाह थे उन्होंने अपने संबंध दूसरे राजाओं से या खुद को यहाँ पर अच्छे से इस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग नीति चुनी. इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो दूसरे राजपूत फैमिलीज थी उनके यहाँ शादी की, मैट्रिमोनियल रिलेशन इस्टेब्लिश किए, जिससे क्या हो कि उन्हें उन राजाओं का सपोर्ट भी मिल सके. और बच्चों, उन्होंने इस देश में कई सारे बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स बनवाए, जिसके लिए हम आज भी उन्हें याद करते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लाल किले का, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री देश को एड्रेस करते हैं. दूसरा ताजमहल, जो कि विश्व में अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है. इस तरह की बहुत सी इमारतें मुगल ने बनवाई, जिस तरह की हुमायूं का मकबरा हो या फिर कश्मीर में शालीमार गार्डन. तो बच्चों, ये था मुगल्स का ग्लोरियस पास्ट, एक ऐसा इतिहास जिसे हम जानते हैं और गर्व महसूस करते हैं उसके बारे में. लेकिन जब तक ये जो वंश था पहुंचा औरंगजेब के समय में, तो और बच्चों, जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे जो कि बहुत कट्टर मुसलमान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ अपने धर्म को प्रमोट होने दिया. इसलिए उनके शासनकाल में मुगल सल्तनत के बहुत से विद्रोही हो गए जो नहीं चाहते थे कि मुगल यहाँ पर रूल करें. औरंगजेब का जो अधिकतर समय था वो उन्हीं रेबेल्स यानी उन विद्रोह को दबाने में गया, जिसके चलते मुगल जो ट्रेजरी थी, खजाना था, वो भी खाली हो गया. और कहें तो ये वो टाइम शुरू हो गया था जहाँ से द मुगल डायनेस्टी हैज़ स्टार्टेड डेक्लाइनिंग, यानी मुगल वंश अब पतन की ओर जाने लगा था. सो स्टूडेंट्स, द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज द मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी इन आफ्टर. यानी 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की क्या स्थिति थी या उसके बाद मुगल साम्राज्य के साथ क्या हुआ. तो बच्चों, आज हम ये भी जानेंगे कि वो क्या क्या कॉजेज थी, वजह थी जिससे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया. द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफर्ट्स ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी. बच्चों, जो मुगलों की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पॉलिसीज़ थी, उनके चलते मुगल साम्राज्य काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गया था. जो विदेशी
यात्री थे जो कि भारत में मुगल काल के दौरान आए, उनका कहना था कि ये वाकई में एक ऐसा देश था या ज़मीन थी जहाँ पर समृद्धि तो थी, लेकिन समाज में उस वक्त भी इनइक्वलिटी देखने को मिलती थी। यानी कि समाज में दो वर्ग थे, एक वर्ग ऐसे जो कि पैसे से संपूर्ण थे, दे वर प्रॉस्पेरस, और दूसरे लोग ऐसे थे जो कि क्या था कि अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। Students, a document that we got from Shahjahan reign state that at the reign of Shahjahan in his empire, the number of Mansabdar, the total number of Mansabdar were 8,000 something. The Mansabdar who were having the highest rank were only 445. अगर हम परसेंटेज में बात करें तो it is 5 or 6%, 5 or 6% समथिंग। तो जो हाईएस्ट रैंक के मनसबदार थे वो सिर्फ 5 या 6% थे, और इन मनसबदार को फीड करने की जो उनका इनकम था, रेवेन्यू, उसका 61% चला जाता था। यानी कि सिर्फ 5 और 6% मनसबदार को फीड करने के लिए 61% क्या जा रहा था, जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो स्पेंड हो जाता था। तो इसका चलता क्या हुआ कि जो बाकी मनसबदार थे उन्हें काफ़ी कम पैसा मिलता था चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो इस तरह के कई कारण रहे जो कि मुगल वंश के पतन का कारण बनते चले गए। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट कॉज ऑफ द डिक्लेरेशन वाज the Mughal emperors and their Mansabdar spent a large part of income on salaries and goods. तो बच्चों, जो मुगल एम्परर्स थे और जो मनसबदार थे वो अपनी इनकम का काफ़ी बड़ा हिस्सा खर्च करते थे किस पर, सैलरीज देने पर और चीज़ों को खरीदने पर। द थिंग्स एंड द गुड्स दे बॉट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड आर्टिशन वर बेनिफिटेड फ्रॉम इट, यानी जिन लोगों से ये चीज़ें खरीदते थे उन्हें इसका लाभ मिलता था। लेकिन बच्चों, हम जब बात करते हैं किसान की टैक्स पे करने की, तो टैक्सेस इतने ज़्यादा थे कि जो उन्हें लाभ होता था उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च हो जाता था, टैक्स पे करने में। इसके चलते क्या होता था कि जो किसान थे उनके पास बहुत कम पैसा बचता था जिससे कि वो उसे अपने इस्तेमाल कर सकें या अपनी ज़मीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई नई टेक्निक्स या टूल्स को अडॉप्ट कर सकें। तो इसके चलते क्या हुआ कि समाज में दो तरह के लोग हुए। वहीं दूसरे लोग जो कि समृद्ध थे, जिनके पास ज़मीन के बड़े हिस्से थे, वो इसका फ़ायदा उठा जाते थे। वो इतने कैपेबल थे कि वो टैक्स पे करने के बाद भी, क्योंकि उनके पास जो एरिया था वो ज़्यादा था, उनका पास इनकम भी इसलिए ज़्यादा थी। तो क्या हुआ कि यहाँ समाज में दो तरह के किसान हुए, एक जो कि बहुत गरीब थे, जिनका अपना सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, और दूसरे लोग ऐसे जो कि आराम से गुजर बसर यानी कि अपना सर्वाइवल कैरी ऑन कर रहे थे। तो बच्चों, ये था पहला कारण। अब दूसरे कारण की बात करते हैं। तो बच्चों, औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ कि जो उसके बेटे थे उनके बीच सक्सेशन के लिए फाइट शुरू हो गई, जिससे क्या हुआ, वो सब एंगेज हो गए आपसी किसमें, कॉन्स्पिरेसी में। वो एक दूसरे को हराना चाहते थे और थ्रोन पर बैठना चाहते थे, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया किसने, मुगल्स एलाइट्स ने या मुगल्स नॉबल्स ने। द इनॉर्मस वेल्थ एंड द रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट्स मेड them an extremely powerful group of the people in the late 17th century। यानी 17वीं शताब्दी के अंत में जो मुगल नॉबल्स थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के खुद को बहुत पावरफुल बना लिया, क्योंकि जो प्रोविंसेस का कंट्रोल पूरा उन्हीं के हाथ में था। When they got to know they were not being supervised by their ruler, जब उन्हें पता चला कि उनका जो रूलर है वो दूसरे कामों में एंगेज है, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और मुगल सत्ता का गलत इस्तेमाल कर अपना अधिक से अधिक फ़ायदा किया। जिसमें से कुछ था कि उन्होंने टैक्सेस ने बढ़ा दिए या किसानों से फोर्सिवली टैक्स को कलेक्ट करना शुरू किया। तो किसान क्या सोचते रहे कि मुगल बादशाह उनके संग ऐसा कर रहे हैं और वह मुगल बादशाहों के खिलाफ विद्रोह करते रहे। यहाँ पर जो नॉबल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उन्हें लूटा और वो अपने को प्रॉस्पेरस करते रहे। हालांकि वो खुद को मुगलों को ये शो करते थे कि वे उनके लॉयल हैं और उन्हीं के नाम से सत्ता चला रहे थे। लेकिन 18वीं सेंचुरी तक पहुँचते पहुँचते उन लोगों ने खुद को इतना पावरफुल बना लिया कि उन्होंने खुद को स्वतंत्र, यानी दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। उन्होंने खुद को वहाँ पर स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और जिस तरह की डायनेस्टी थी, जस्ट लाइक हैदराबाद या अवध, इसको रूल करते रहे और इनका चार्ज भी अपने हाथ में पूरी तरह ले लिया। तो बच्चों, ये था रीज़न सेकेंड इन विच द एलाइट बिकेम टू स्ट्रॉन्ग इन द लेट 17th सेंचुरी। जैसा कि आपको याद होगा, लोधी वंश में जो नॉबल्स थे वो भी इतने पावरफुल हो गए थे कि वो चाहते थे कि बादशाह उनके अकॉर्डिंगली काम करें। यहाँ मुगल जो रूलर्स थे, मुगल एम्परर्स थे, वो अपने फैमिली मैटर्स में इतने उलझे रहे कि यहाँ पर जो उनके एलाइट्स थे उन्होंने खुद को बहुत पावरफुल बना लिया, जो कि मुगलों की पतन का दूसरा कारण बना। यानी मुगलों को पता भी नहीं चला कि उनके नॉबल्स उनसे ज़्यादा ही पावरफुल हो गए। So students, this is all for today. Now we have done with the chapter. Thank you. Do good, take care of yourself.